Is that I'm audible in online? चलिए, तो बेटा आपका स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो प्लीज़ एक बार सब लोग जो है अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ताकि बैकग्राउंड में आपकी जो नॉइस है वो हमें डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, चलिए कर दूं स्टार्ट। सब लोग रेडी हैं? यार आपको लिंक भेजा था मैंने 4:20 पर, और तुम आप ज्वाइन कर रहे हो हैं, या लेट मिला था? बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। श्रीकांत, तो मैंने क्या बोला आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, इसके अंदर केवल हमने पढ़ा कि अभी प्रेजेंट टाइम तक हमारा जो हिस्ट्री के अंदर क्या हुआ था, आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा था, उसके बारे में स्टडी किया। उसके बाद हमने देखा कि भाई पढ़ना क्या क्या है, तो हमने थोड़ा सा सब्जेक्ट डिस्कशन भी देख लिया था। अब आपका मेन टॉपिक के ऊपर मैं फोकस करता हूँ। तो आपके यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, मैं तीनों चीज़ें आपके हाथ में देता हूँ, आप जो पढ़ना चाहोगे वहीं से हम स्टार्टिंग कर देंगे। पहला आपका होता है एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट्स। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे आपका आईसीआर कब बना, आईसीआर का एस्टेब्लिश कब हुआ, ठीक है। बट इनके साथ में जैसे एपीडा, एम्पीडा, नेफेड, नाबार्ड, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन इनको हम लोग दोबारा पढ़ते हैं कब? जब आपका एग्रीकल्चर के करंट अफेयर को स्टडी किया जाता है। तो मेरा मानना ये होता है कि इसको हम लोग क्या करें, स्किप। ठीक है, दूसरा पोर्शन आपका स्टार्ट होता है कि जब हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर, तो आप सब लोग जानते हो कि सर एग्रीकल्चर एक ऐसा साइंस या एक ऐसा स्टडी है जिसके अंदर हम क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ बाकी मैनेजमेंट के जो एक्टिविटीज होती हैं उनके ऊपर भी क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो मेन आपका स्टार्टिंग होता है सबसे पहले फार्मिंग सिस्टम से। किससे स्टार्ट होता है आपका? फार्मिंग सिस्टम से। फार्मिंग सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि क्या कहानी होती है, किस प्रकार से फार्मिंग सिस्टम हम कंसीडर करते हैं। आप लोग पढ़ते आए हो आज तक, एक्सटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, है ना, आप लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग, आपका जो है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग पढ़ा है आपने सब लोगों ने। चलिए, तो वही हम लोग जो यहाँ से स्टडी करेंगे, आपका सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो आपका सबसे पहला फार्मिंग सिस्टम। बेटा पीपीटी प्रेजेंट है, ठीक है, लिखना लुखना छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कर लो, पेन कर लो बंद, केवल सुन लो, बस इतना सा काम करना। ये सुन लोगे तो आपको लिखने की भी नीड नहीं होगी, और इसको आगे आने वाले टाइम में कभी आपको याद करने की भी जरूरत नहीं होगी, पर केवल क्या कर लो, सुन लो। तो मैंने क्या बोला, फार्मिंग सिस्टम। देखो, वर्ड आपका सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ड होता है। किसी भी चीज के अंदर जब आपकी दो चीजें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं और वो कोई प्रोडक्शन करती है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम नहीं बेटा, कोई भी सिस्टम होता है। सिस्टम की जब भी हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इस इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, इस इंस्टीट्यूट के अंदर आपके सबसे पहले क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको रन किया तो मैं इसका ओनर कंसीडर किया जाता हूं। उसके बाद सेकंड, मेरे अंडर में जितने भी टीचर्स रहेंगे वो आपकी एक एंटिटी हो गई। उसके बाद में हो सकता है कोई सफाई वाला होगा, कोई पीएन आपका हो सकता है, वो आपका यहाँ पर जो है कई बार जैसे कॉल आपके बैठने वाले भी हो सकते हैं पॉसिबिलिटी। तीसरा, कोई कंटेंट प्रिपेयर करने वाला भी हो सकता है। और उसके बाद में आपका यहाँ पर जो है स्टूडेंट, जो आप लोग आते हो। अब सभी के सभी मिलके आपस में क्या बनाते हैं, एक सिस्टम को बनाते हैं। क्या मैं अपना काम नहीं करूंगा तो क्या इंस्टीट्यूट लॉन्ग टाइम तक रन करेगा? नहीं। क्या आप लोग अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या आपका कोई बेनिफिट यहां पर होगा? नो। क्या यहां पर कंटेंट बनाने वाला टाइम पर कंटेंट नहीं बनाएगा तो क्या कोई बेनिफिट होने वाला है? नहीं। तो प्रोडक्टिविटी कब निकल कर आएगी? जब सब लोग मिलके आपस में क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं अभी एक सफाई वाले की, अगर वो भी एक दिन दो दिन नहीं आता है तो डेफिनेटली यहां पर क्या देखने को मिलेगा अपने को, कचरा। और बोलोगे सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, पढ़ा कैसे जाएगा, यहां पर तो सफाई नहीं है।
बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो वही चीज है, सिस्टम जो होता है ना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हो एंटिटी हो सकती है, बहुत छोटी एंटिटी भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं सारे आपस में क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। समझ में आया? वही हमारा सिस्टम होता है। बोलोगे सर ये फार्मिंग सिस्टम क्या वर्ड है? देखो इसके अंदर वर्ड जो आपका फार्मिंग सिस्टम आया वो कहां से और कैसे लिया गया। आपका वर्ड आता है यहां पर पहला फार्म और दूसरा आपका सिस्टम। तो फार्म का मतलब आप लोग क्या समझते हो कि सर क्रॉप प्रोडक्शन करना, यस और नो? लेकिन नहीं, केवल आपके फार्म में क्रॉप प्रोडक्शन ही नहीं होता, यहां पर क्रॉप के साथ साथ आपकी बाकी एक्टिविटीज को भी क्या किया जाता है, प्रेफर किया जाता है, या जो आपकी रिमेनिंग एग्रीकल्चर की एलाइड एक्टिविटीज हैं वो भी इसमें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे क्या, आपका लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं आपका लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। सेकेंड यहां पर वर्ड आपका यूज किया जाता है एपी कल्चर, या यहां पर इसको हम लोग बी कल्चर के नाम से भी कई बार बोल देते हैं, कर सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका यहां पर लैक कल्चर, सेरिकल्चर, फिशरीज कल्चर, क्या मैं इन वर्ड्स को यूज कर सकता हूं? यस। तो यहां पर ये सारी की सारी एक्टिविटी कंसिडर की जाती हैं आपके किसके अंदर, फार्मिंग सिस्टम के अंदर में। बोलोगे सर कैसे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अभी आपने क्या बताया था कि सर सभी चीजें आपस में क्या हैं, इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन यहां पर तो कोई इंटरलिंक्ड वाली कहानी समझ में ही नहीं आ रही है, ठीक है। तो इंटरलिंक वाली कहानी जो है वो बिल्कुल समझ में आएगी। तो मैंने क्या बोला कि ये आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे के साथ अटैच है। तो वही चीज हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि कैसे अटैच है, कैसे ये चीजें जो है आपकी जो है एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, और कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं आपके प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्रॉप की बात करते हैं और यहां पर आपका लाइव स्टॉक की बात करते हैं। बोलोगे सर क्रॉप और लाइव स्टॉक का क्या आपस में इंटरलिंक्ड होता है? तो आप बोलोगे सर क्रॉप से हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं फीड या फोडर, वो हम लोग यूज कर सकते हैं लाइव स्टॉक को प्रोडक्शन करने के लिए। दूसरा जो लाइव स्टॉक जो है वो यहां पर आपका एक्सक्रीट करते हैं किसको, डंग को, गोबर को, यूरिन को, और दैट यूरिन एंड डंग इज यूज्ड एज ए फार्म यार्ड मैन्योर, यस और नो? और यही फार्म यार्ड मैन्योर हम लोग जब इसमें यूज करेंगे तो आपकी इनपुट कॉस्ट क्या होने वाली है, रिड्यूस होने वाली है। क्या होने वाली है, रिड्यूस होने वाली है। और जब इनपुट कॉस्ट आपकी रिड्यूस होगी तो ओवरऑल आपकी इनकम क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रोडक्शन बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें अपने फार्म के अंदर, क्या आप लोग चाहोगे कि कभी आप लोगों ने जितना इनपुट दिया था उतना ही हमें आउटपुट मिले? नहीं, आप लोग चाहते हो कि सर जितना इनपुट दिया था ना उससे दुगना मेरे पास क्या आए, आउटपुट आए। यही तो होता है। चलिए फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने एक बेस्ट एग्जांपल रखता हूं जो तुम्हारे फील्ड के अंदर मोस्टली आप लोग देखने को मिलता है। आजकल फार्मर क्या करते हैं, या तो राइस प्रोडक्शन करते हैं या आपका वीट प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा का ये मैक्सिमम क्या है, आपका इंडिया का भी अगर हम बात करें तो राइस वीट क्रॉपिंग पैटर्न ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। चलिए तो यहां पर जो राइस और वीट का सिस्टम है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, राइस के टाइम पर राइस और वीट के टाइम पर वीट ग्रो करवाते हैं। क्वेश्चन रेज होता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज पॉसिबिलिटी, कि ये आपका चेंज क्यों नहीं कर सकते हम लोग, इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं बन पा रही है, इतना समझाया जा रहा है, इतना कुछ हो रहा है, फिर भी हम लोग चेंज नहीं कर पा रहे हैं। देखो मैं तुम्हें बोलता हूं कि आज से ही तुम लोग क्या करो, अपने दिन के अंदर केवल 2 घंटे ऐसे निकालो जिससे तुम अपने बुजुर्गों के साथ बात करो। आप लोग क्या बोलोगे, यार एक तो ये पागल हो गया है और ऊपर से हमें पागल बना रहा है। मैं ये वर्ड जैसे ही बोलूंगा आप लोग बोलोगे या तो पागल है या पागल बना रहा है, लेकिन इसकी कहानी समझ में नहीं आएगी। तुम में से किसी ने एक ने फॉर एग्जाम्पल आधा घंटा बैठकर देखा। अब डेफिनेटली कुछ बुजुर्ग आपके बिल्कुल होते हैं, है ना, उनका तो कहना ही क्या, लेकिन कुछ लोगों को नॉलेज काफी ज्यादा होती है और वो लोग अपने टाइम की बातें बताते हैं कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे वो लोग यहां तक आज पहुंचे हैं, और कैसे फॉर एग्जांपल हम लोग आज जो है बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा देखते हैं, उनके अंदर जो उन्होंने डिजाइन क्रिएट किए हुए हैं उस टाइम के अंदर आप लोग देखोगे तो पत्थर से बिल्कुल कड़ियां बनाई हुई है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन वो कैसे अटैच हुई वो आज तक कोई नहीं जानता, उस साइंस को कोई नहीं समझ पा रहा है। कैसे आज भी ताजमहल के अंदर एक पानी जो है वो बूंद लगातार आता रहता है बारिश के टाइम पर, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि कहां से आ रहा है, लेकिन ये चीजें उन लोगों ने किया था, वो भी तो आपके क्या थे, बुजुर्ग ही तो थे। कहीं ना कहीं ये नहीं कि हम लोग ताजमहल बनाना सीख जाएंगे, हम इतना है कि कुछ ना कुछ सीख सकते हैं।
लेकिन ये कब तक नहीं मानोगे आप लोग, जब तक उस चीज को क्या नहीं कर लोगे, थोड़ा सा एनालाइज नहीं कर लोगे। वही बात यहां पर भी है। आपके किसान को जब समझाया जाता है कि इसको चेंज कर लीजिए, इससे आपका फायदा होगा, वो बोलेगा भाई प्रोडक्शन एक तो डिक्रीज हो जाएगा, दूसरा मार्केट में हम जो राइस को लेकर जा रहे हैं, वीट को लेकर जा रहे हैं, हमें प्रोक्योरमेंट प्राइस मिल रहा है, हमें एमएसपी मिल रहा है, हम क्यों किसी और क्रॉप को ग्रो करवाएंगे। बोलेगा आपके लैंड की फर्टिलिटी लॉस हो रही है। कहां हो रही है, मैंने तो देखी नहीं, कहां हो रही है, मैंने तो देखी नहीं। तो आप फार्मर को कैसे समझाओगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन वही चीज जब आपकी 5 से 5 to 7 ईयर 10 ईयर जब लगातार चलेगा, तब समझ में आएगा कि प्रोडक्शन वाकई में क्या होने लगा है, डिक्रीज होने लगा है। अभी फार्मर, बहुत सारे फार्मर इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। कभी वो लोग क्या करते हैं आपको पता है, फार्मर कभी भी अपने इनपुट कॉस्ट को ऐड करके नहीं देखता, और जिस दिन उसने इनपुट कॉस्ट को ऐड करने देख लिया, उसी दिन से वो इस क्रॉपिंग सिस्टम को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। क्यों रिमूव कर देगा, क्योंकि राइस के अंदर जितना वो पेस्टिसाइड, जितना फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करता है, और उसके रिस्पेक्ट में जब उसका आउटपुट निकल कर आता है, उसका प्रॉफिट निकल कर आता है, वो क्या होता है, बिल्कुल माइनर होता है। समझ में आया। तो उसी चीज के अंदर हमें समझना पड़ेगा कि राइस और व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि एक तो पहला रीजन है मेंटेलिटी, दूसरा रीजन है एमएसपी। और इसीलिए यहां पर जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो एमएसपी को रिमूव करने की बात नहीं करते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि एमएसपी प्रोवाइड करवाइए, बट राइस और व्हीट को छोड़कर। क्योंकि इनिशियल में याद होगा जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो एक ऐसा आपका टाइम था जिसके अंदर हमारे इंडिया के अंदर वाकई में फूड ग्रेन की रिक्वायरमेंट थी, और उसी को प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एमएसपी नाम की एक जो है गोली फार्मर को प्रोवाइड करवाई थी। लेकिन वो गोली बहुत टाइम के बाद क्या बन गई, अफीम की गोली बन गई। ठीक है, जिसको ना छोड़ा जा रहा है ना छोड़ सकते हैं। समझ में आ रहा है। वही चीज क्यों, क्योंकि रीजन क्या हुआ, वो आपका एमएसपी धीरे धीरे गवर्नमेंट आती गई, और उन्होंने चाहे लीगल नहीं था लेकिन फिर भी बोला कि हम इंक्रीज करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे, हम इंक्रीज करेंगे। और हम क्या सोचते हैं कि शायद हमारे लिए इंक्रीज किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में अंडरस्टैंड करोगे तो वो अपने बेनिफिट के लिए क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन अब जो गवर्नमेंट आती है वो कभी एमएसपी का नाम नहीं लेती कि हम इंक्रीज करेंगे। देख लेना, पिछले 2 साल के इलेक्शन में रिजल्ट चेक करो, उन्होंने कभी नहीं बोला कि हम एमएसपी इंक्रीज करेंगे। उन्होंने हमेशा अब आपके जो डाइवर्जन है वो लेना स्टार्ट कर दिया है। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि इसका रीजन आगे हम पढ़ेंगे, जब मैं आपको डब्ल्यूटीओ के बारे में बताऊंगा इसकी कहानी कि क्या है। आपके फार्मिंग लॉ को जब हम पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा कि क्या कहानी है इसकी, तो तब हम इसको अंडरस्टैंड अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग हमारा इतना ही इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बोला कि सर फार्मिंग सिस्टम में आपकी एक्टिविटीज क्या है, इंक्लूड है क्या क्या। एक तो आपने क्या किया, क्रॉप प्रोडक्शन किया, उसके साथ में दूसरी एंटिटी को इंक्लूड किया। और यहां पर केवल क्रॉप प्रोडक्शन ही नहीं, आपकी और भी यहां पर हो सकता है, लाइव स्टॉक के साथ आप लोग फिशरीज को भी रेयर कर सकते हो। लाइव स्टॉक ना रेयर कीजिए, आप पोल्ट्री को रेयर कीजिए, और पोल्ट्री के साथ आप फिशरीज को रेयर कीजिए। इससे क्या फायदा होता है, अब देखो नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो पोल्ट्री और फिशरीज का कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन आप लोग अगर यहां पर पोल्ट्री की जो वेस्ट है, पोल्ट्री की जो बीट होती है, उसको अगर आप लोग यूज करते हो किसके अंदर, फिशरीज के अंदर, तो उससे उनका एक प्रकार से बेनिफिट हो रहा है, एक दूसरे के साथ वो इंटरलिंक्ड हो रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो चीज हम लोग कर सकते हैं। और यही मिक्स फार्मिंग का, देखो आपको एक चीज बताता हूं, आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया, लेकिन एक ना कभी मौका मिले, देखो YouTube आप लोग नॉर्मली देखते रहते हो, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको लिंक जरूर सेंड कर दूंगा उसका। मेरे को टाइम मिलते ही आप लोग मैसेज कर देना, अभी क्लास के 2 घंटे के बाद, तब मैं आपको उस चीज़ का लिंक भेजूंगा। वो चीज़ मुझे मिली तो मैं लिंक भेजूंगा। वहां पर उस पर्सन ने अच्छे से समझाया हुआ है कि कैसे उन लोगों ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया हुआ है, कैसे ये लोग मिक्स फार्मिंग कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा तो टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप लोगों को जब टाइम मिले तब उसके अकॉर्डिंग आप उसको देख लेना। बट अच्छा है, बहुत अच्छा है, और वाकई में वो सिस्टम को बहुत अच्छे से अडॉप्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को फॉलो अप किया करो। आप लोगों को बता दूं कि बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी है, वो लोग लगातार ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आते रहते हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल है, और वो यूट्यूब चैनल आप लोग कभी कौन सा है, पूसा यूनिवर्सिटी है उनका, आई थिंक सो ये चीज़ आती है। मैंने कभी, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा है, लेकिन वो मैं जब भी मौका मिलता है तो उनको मैं देखता होता हूँ। तो आप लोग इसलिए नहीं देखते हो क्योंकि आप लोग क्या सोचते हो कि यार हमारे काम का थोड़ा ना ये है ना, हमारे काम का नहीं है। अभी कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आपको समझाने लग जाए, आप लोग नहीं सुनोगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है, ये क्या करवाएगा।
लेकिन उसके कॉन्सेप्ट और हमारे कॉन्सेप्ट क्या सेम हो सकते हैं? नहीं। मैंने बहुत बार देखा है, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है बेचारे, वो पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से कई बार, ठीक है, वो अब तो मेरे को याद नहीं कहाँ से लिंक मिलेगा, पीयू के थे वो सरदार जी, और वो पर्सन इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना, सॉइल वाटर का मैकेनिज्म मैंने पूरा उनसे सीखा हुआ था पूरा, लेकिन जब भी वो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं उनके व्यू मैंने देखे 213, 403, मैंने कहा है, लेकिन उसको सुनता कौन है? क्योंकि वो पीपीटी नहीं लेकर आते, बस बात इतनी है, वो ये चीज नहीं लेके आ सकते, लेकिन आपको पसंद क्या है? मीनाकारी, यही तो होता है, लेकिन वो नहीं होता है बेटा, और वो नहीं होना चाहिए। इसी चीज को थोड़ा सा अडॉप्ट करो। तो व्हाइट बोर्ड पता नहीं आप सब लोगों को जम रहा है कि नहीं जम रहा, मैंने पूछा भी नहीं सभी से आजकल, क्या व्हाइट बोर्ड पढ़ाना आपको बेटर लगता है? ये बेटर लगता है, पीपीटी बेटर लगती है? जरा बताइए जरा, ठीक है क्या? ये कहीं ये तो नहीं मतलब पीपीटी चाहिए आपको? बता देना, ठीक है। फिर वो पीपीटी पड़ी तो हुई है, फिर क्या है, उसी को ले आऊंगा मैं, लोड करके यहाँ पर डाल देंगे, क्या दिक्कत है, देखते रहना, मैं आगे निकालता जाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो फार्मिंग सिस्टम पे दोबारा आता हूँ, मैं बात को थोड़ा सा अलग ले गया था, लेकिन वो आपके लिए, इसको समझिए क्योंकि वो चीज़ ज़रूरी है, उसको वहाँ से स्टार्ट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी प्रोफेसर को लाइक करना स्टार्ट कर दीजिए, ये कर दीजिए, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे लाइक की चीज़ें हैं, जैसे ये फार्मिंग सिस्टम वगैरह, आप वहाँ से उसको समझ सकते हो, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हो, और यही प्रैक्टिकल होता है। एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज़ है जो हमारा टोटल क्या है? प्रैक्टिकल है। इसके बिना है क्या? एग्रीकल्चर में कोई भी चीज़ ऐसी है जो प्रैक्टिकल नहीं है? कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसलिए आपका प्रैक्टिकल चीज़ों को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करोगे तभी सीख पाओगे। तो आपको ज़्यादातर चीज़ें मैं कोशिश करूंगा कि यहीं से प्रैक्टिकल करवा दूं, मतलब प्रैक्टिकल करवाने का मतलब फील्ड में नहीं लेके जाऊंगा, इसका मतलब है कि तुम्हें ऑब्जर्वेशन दे दूं उस प्रकार की कि ये चीज़ तुम्हारी ये ऐसी होती है, उसके बाद में वो चीज़ तुम लोग खुद देख लोगे, ठीक है। जैसे कई बार फोटो वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, फोटो आप लोग खुद देख सकते हो यार, कभी भी गूगल पे जाओगे तुम्हें हजारों फोटोज दिख जाएंगी, दिखती है नहीं दिखती? तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और फ्री ऑफ कॉस्ट जब भी कोई चीज होती है ना, प्रोडक्ट तुम हो। जब भी कोई चीज फ्री है, प्रोडक्ट कौन है? तुम हो। समझ में आ गया? सही, हम भी दे रहे हैं, उस टाइम प्रोडक्ट तुम हो। यूज करते हैं ना हम आपके आईडी पासवर्ड जब आपको इंटरव्यू देते हैं फ्री वाला। चलिए, तो मैंने क्या बोला, एक आपका है लाइव स्टॉक और एक आपका क्या है यहाँ पर? क्रॉप प्रोडक्शन। इन दोनों को हमने यूज़ किया, लेकिन इसके अंदर मेन फोकस क्या होता है ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखना, हमारा फार्मिंग सिस्टम हमें ये सिखाता है कि रिसोर्स को कैसे टोटल यूटिलाइज किया जाए, प्लस में हमारा सस्टेनेबल प्रोडक्शन करते हुए उसके अंदर प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कैसे किया जाए। इकोनॉमिक जो इफेक्ट है वो टोटल वहां पर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। बोलोगे सर इकोनॉमिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक इफेक्ट का मतलब है कि जो हमारी जेब में हमारी जो इनकम हो रही है वो क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं बताऊंगा तो तुम लोग बोलोगे सर इसके अंदर बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है, लेकिन ये चीज हमें कहीं ना कहीं आपके रिसोर्सेज के अंदर एक्सप्लॉयटेशन देखने को भी मिलेगी, तो उसको कैसे चेंज किया जाए? तो वो चीज पॉसिबल, देखो आपने कभी भी देखा है कि एक बिजनेसमैन जो है वो कभी भी अपने आसपास की चीजों को नुकसान पहुंचाता है? कभी बिजनेसमैन को देखा है कि वो अपने आसपास की चीजों को नुकसान पहुंचाता है? कभी बताइए जरा। कभी नहीं होता। लेकिन आप लोग हमेशा देखना कि बिजनेसमैन जब खेती करता है ना, अब बोलोगे सर बिजनेसमैन खेती खुद करता है क्या? नहीं, वो करवाता है, वो मैनेजमेंट करता है। और ये देखना, हम यहाँ पर केवल 4 फार्मिंग सिस्टम आराम से इसी बातों से सीख जाएंगे, याद नहीं करने पड़ेंगे। टोटल कितने सिस्टम है? 12। यूट्यूब पे सारे दिखा दिए तो हो गया कल्याण मेरा, है ना। अब यही दिक्कत है, मैं इस क्लास को इसीलिए बढ़ा नहीं रहा हूँ, क्या किया जाए। बेटा ऑनलाइन वालों आवाज़ आ रही है आपके पास? यार क्या किया जाए। आ रही है बेटा। अब बारिश कब आए, कब ये समस्या हल हो। इवन दो 1 2 3 4 6 स्टेबलाइजर लगातार पैरेलल लगे हुए हैं, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। लाइट यहाँ पर देख रहे हो, टोटली यहाँ से यहाँ, और जिस दिन क्लास लगाना स्टार्ट करते हैं तुरंत
इवन दो सर्वो तक लगवाने की कोशिश कर ली, वो भी बोलते हैं सर इस ड्रिप पे हमारा वर्क नहीं करेगा, आप हमें बोलोगे। अब बताइए, साइड में जिम है, 70,000 का सर्वो लगा लिया बेचारों ने, एक भी एसी नहीं चल रहा है। ये हालात है यहाँ के। माफ़ी चाहूँगा, ऑनलाइन वालों की क्लासेस काफ़ी डिस्टर्ब होती हैं इन चीज़ों से, लेकिन कोशिश करेंगे कि नहीं हो। 2-4 दिन की रिक्वायरमेंट है, बारिश हो जाएगी फिर उसके बाद समस्या नहीं आएगी बेटा, ठीक है। कहाँ था? फार्मिंग सिस्टम। तो पहले मैं नाम लिख देता हूँ सारे फार्मिंग सिस्टम के, 1 बाय 1। एसी चल क्यों नहीं रहा है? चला क्या? चलिए, तो क्या बोला, फार्मिंग सिस्टम के टोटल 12 फार्मिंग सिस्टम है। एक है आपका इंटेंसिव, एक है आपका एक्सटेंसिव, और तीसरा यहां पर आपका आता है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। चौथा यहां पर आपका आता है इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, स्पेशलाइज्ड और मिक्स्ड फार्मिंग। फिफ्थ आपका यहां पर आता है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। इनके बारे में सुना है आपने कभी? ये आपके वो मेजर फार्मिंग टाइप है जिनको हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहां पर जो इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, स्पेशलाइज्ड है, मिक्स है और डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। ये 5 हुए। प्लस में एक आपका यहां पर आता है ड्राईलैंड फार्मिंग। सुना है कभी इसके बारे में? मत लिखो यार, ये आपके है, आपके उसमें पीपीटी में ये आपकी 1 या 3 से 4 पीपीटी पेज दिए हुए हैं, और इनको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल इनके नाम याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। आज के बाद वैसे भी दिक्कत नहीं होने वाली, केवल सुन लो इसको। ड्राईलैंड फार्मिंग कौन सा? ये 6th। 7th की बात करें तो आपने सुना होगा कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। क्या सुना होगा आपने? कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। नेक्स्ट आपका है कॉर्पोरेट फार्मिंग। नेक्स्ट आपका क्या है यहां पर? कॉर्पोरेट फार्मिंग। अब देखो, ये जो आपके कैपिटलिस्टिक फार्मिंग है, कॉर्पोरेट फार्मिंग है, और उसके बाद में कितना हो गया? 8। 9 नंबर यहां पर आ जाएगा कोऑपरेटिव फार्मिंग। कौन सा आ जाएगा? कोऑपरेटिव फार्मिंग। और 10 नंबर आ जाएगा हमारा स्टेट फार्मिंग, और 11 नंबर पे आ जाएगा हमारा कलेक्टिव फार्मिंग, और 12 नंबर पे आ जाएगा बेटा आपका यहां पर पीजेंट फार्मिंग। क्या हो जाता है आपका? पीजेंट फार्मिंग। ये हमारे क्या होते हैं? 12 फार्मिंग टाइप होते हैं। इसके अलावा भी छोटे मोटे होते हैं, लेकिन ये 12 हमारे वो फार्मिंग टाइप है जिनको हम मेजर कंसीडर करते हैं। इनमें से आपका एक फार्मिंग टाइप जो होता है, ये आपका काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन की फॉर्म में पढ़ा जाता है। ड्राईलैंड फार्मिंग जब आप पढ़ते हो, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग पढ़ा है आपने इन चीज़ को, तो वो वहाँ पर आप लोगों का डिस्कस करते हैं, हम लोग इसको सेपरेट थोड़ा सा अलग करते हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो यहीं पर आपको समझ में आनी चाहिए। समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पे आपका स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, क्योंकि इन दोनों के कंपैरिजन में आप लोग हमेशा पढ़ते हो कि इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है बेटा, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। एक्स का मतलब होता है आउट, इन का मतलब होता है इन। समझ में आ रहा है ये बात आपको? क्या बोला मैंने? एक्स का मतलब होता है आउट। अब यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी चीज, पर्सन जो होता है इंट्रोवर्ट होता है, कोई भी पर्सन क्या होता है? वो इंट्रोवर्ट होता है। तो इंट्रोवर्ट पर्सन क्या करता है? सारी चीजें अपने अंदर डालते हुए चलता है। उसको कुछ भी गाली निकाल दोगे, वो आप पर गुस्सा नहीं करेगा, वो खुद गुस्सा होता रहेगा। यही होता है। लेकिन एक जो आपका एक्सट्रोवर्ट पर्सन होता है, वो क्या करता है? सब कुछ उगल देगा उसी टाइम पर बाहर, सब कुछ। ये लो जी, है ना, चाहे लड़ाई करनी है, कुछ भी करना है, वो आपका क्या होता है? अब यहां पर मैंने ये बात क्यों समझाई, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पर्सन इनपुट कॉस्ट ज्यादा अप्लाई करता है, क्या करता है? आपका इनपुट कॉस्ट ज्यादा अप्लाई करता है। अब इनपुट कॉस्ट क्या होती है आपकी? सीड से लेके आपके हार्वेस्टिंग तक, जितनी भी आपकी मैकेनाइजेशन प्रोसेस तक है, सब आपकी किस में कंसीडर करते हो आप लोग? इनपुट कॉस्ट में कंसीडर करते हो। तो यहां पर याद रखना कि जो आपका ज्यादा इनपुट अप्लाई करेगा और आपका प्रोडक्शन जो है
वो उससे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट, मोर इनपुट। लेकिन जो एक्सटेंसिव होंगे वो क्या करते हैं, वो आपके इनपुट को ज्यादा अप्लाई नहीं करते हैं, ये रिक्वायर्ड आपकी इनपुट ही अप्लाई करते हैं। जो अंदर रखने की बात होती है उसी को अंदर रखते हैं, बाकी किसी चीज को ये अंदर नहीं रखते हैं। समझ में आया मैंने कैसे बोला? क्योंकि एक्सट्रोवर्ट है ना वो पर्सन, अब डेफिनेटली किसी की कोई राज की बात है तो अपने पास रखेगा, बाकी सारी बातें क्या कर देगा, आपका बाहर बता देगा। वही बात है कि ये पर्सन क्या करते हैं, ये आपके एक्स्ट्रा जो भी रिक्वायरमेंट है उसी को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज ये कभी भी अप्लाई एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये आपके यूएसए में करते हैं, या आपके कनाडा में करते हैं, या ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, लेकिन ये फार्मिंग हमारे कहां करते हैं, इंडिया में करते हैं। बोलोगे सर कैसे? देखो, हमारे इंडियन फार्मर के पास लैंड होल्डिंग साइज क्या है, कम है, लेस है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर 87% फार्मर है हमारे इंडिया में। और ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का रेशियो है, डेफिनेटली ये फार्मर के पास लैंड कम होगा। तो अब एक बात बताइए कि मैं आपको बोलूं कि भाई आपके पास केवल और केवल ये 2 पेज हैं, और इन 2 पेज के ऊपर आपको क्या करना है, 50 क्रॉप लिखकर लेकर आनी है। आप क्या करोगे, आप जो है इसके अंदर बिल्कुल छोटा छोटा इस लैंड को, इस पूरे के पूरे पेज को पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है, आपके पास कितना है, आपका 2 ही पेज दिए। एक पर्सन है, मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको 15 पेज दे दिए कि भाई ये ले। अब वो क्या करेगा, वो आराम से लिख कर लेकर आएगा, खुला खुला लिख कर लेके आएगा। समझ में आया? वही बात यहां पे है कि जिस पर्सन के पास लैंड होल्डिंग साइज कम है, वो ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर अंदर क्या करेगा, प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा। और आपको पता है कि इनपुट कॉस्ट को अगर अप्लाई किया जाता है तो एक लिमिट तक वो प्रोडक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और उसके बाद प्रोडक्शन क्या होने लगता है, आपका डिक्रीज होने लगता है। और आपको पता होना चाहिए, आपने ये हमेशा इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा होगा, एक आपका इनपुट होता है और एक आपका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। यही होता है बेटा, जितना आप प्रोडक्शन इनपुट को अप्लाई करते हो, ये प्रोडक्शन, सॉरी ये आपका यहाँ इनपुट होता है, यहाँ प्रोडक्शन होता है। जितना आप इनपुट को अप्लाई करते जाओगे, प्रोडक्शन क्या होता जाएगा, आपका इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन एक टाइम लिमिट ऐसा आएगा जहां पर जाकर ये प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, स्टेगनेंट हो जाएगा। और उसी प्रोसेस के बाद हमें इनपुट को अप्लाई करना क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। वरना वो इनपुट कॉस्ट का खर्चा हमारे ऊपर क्या करेगा, एक्स्ट्रा होगा, और हमारी आउटपुट यानी कि जो टोटल आपकी इनकम है वो क्या होने स्टार्ट हो जाएगी, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। और यही हमारा क्या होता है, आपका इंटेंसिव कल्टीवेशन होता है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर लगातार अप्लाई करते रहते हैं और हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ जाती है, और टोटल इनकम जो होती है क्या हो जाती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा फंडा था, बहुत आसान था। लेकिन एक्सटेंसिव में क्या होता है, क्योंकि उन लोगों के पास लैंड होल्डिंग साइज बड़ा है पूरा का पूरा, वो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, जिनका अब उनको क्या करते हैं, वो अब डेफिनेटली वहां पर उनके पास मशीनरी अच्छी है, इक्विपमेंट अच्छे हैं, तो उससे वो मेजर करेंगे कि भाई कितना इनपुट की रिक्वायरमेंट है, उतना ही क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जितना इनपुट रिक्वायरमेंट है उतना ही क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में सुना है? प्रिसीजन फार्मिंग में हम लोग बोलते हैं कि मैकेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। क्वेश्चन कई बार रेज होता है कि सर हमारे इंडियन फार्मर जो है वो मैकेनाइजेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। भाई एक बात बताओ, आप एक ये ना हमारे अंदर एक सबसे बड़ी टेंडेंसी है, हम लोग क्या करते हैं, हर चीज के अंदर एक नेगेटिविटी को बड़ा जल्दी ढूंढते हैं कि सर हमारे इंडियन के फार्मर के पास पैसा ही नहीं है, वो कहां से करेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि लगातार गवर्नमेंट जो है एफपीओ को प्रमोट कर रही है। किसको प्रमोट कर रही है, एफपीओ को। एफपीओ होता क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो केवल किसका है, फार्मर का है। और अगर फार्मर आपस में मिलके, क्योंकि हमारी यहां सबसे बड़ी समस्या क्या है कि फार्मर जो है ना वो इकट्ठा नहीं हो रहा। फार्मर छोड़ो, स्टूडेंट इकट्ठा नहीं हो रहा। मैं तुम्हें एक बात बोलता हूं, सिंपल सी बात है, अगर मैं कल को बोल दूं कि भाई तुम्हारा एक फलानी फलानी कोई चीज है, उसके लिए आपको 2000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, सही से बताना, आप में से ना जिसके पास पैसा होगा वो क्या करेगा, तुरंत लाके दे देगा। जिसके पास नहीं होगा वो रोएगा, चिल्लाएगा, फिर चुप हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बेटा? एक सिंपल सी बात है ना ये। और वही बात हमारी जैसे सरकारें कर रही है। सरकारें पहले वादा करती है आपके साथ, क्या वादा करती है कि भाई आपको ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन आपको कुछ भी मिलता है क्या? नहीं। अगले साल फिर वो वोट मांगने आते हैं, आप क्या दे देते हो, वोट दे देते हो। देते हो नहीं देते हो? वही बात यहां पर है बेटा, आपका फार्मर के पास सब चीजें अवेलेबल करवाई जा रही है, लेकिन फार्मर अपने ट्रेडिशन चीजों को क्या नहीं कर रहा है, छोड़ नहीं कर रहा है। इसलिए आप लोग मैकेनाइजेशन के ऊपर नहीं आ रहे हो। अभी हम एफपीओ के ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा पूरा पार्ट है पढ़ने वाला, लेकिन इतना बता देता हूं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फार्मर क्या है, एक प्रोड्यूसर है, और उसकी मिली हुई क्या होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि आपका इंडिया के अंदर केवल और केवल एक फार्मिंग ऐसी है जिसके अंदर हम लोग एक्सटेंसिव फार्मिंग करते हैं, प्लांटेशन क्रॉप। अब क्वेश्चन रेज होता है कि सर प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है? ये वो क्रॉप होती हैं जो लार्ज एरिया में और लॉन्ग टाइम के लिए ग्रो की जाती है। 4 साल 5 साल इससे प्रोडक्शन लेते हो आप लोग। क्या अब वहां पर पता है क्या बोलते हैं? कई बार बोलते हैं सर हमारा जो राइस होता है ना वो भी तो क्या है आपका लार्ज एरिया में ग्रो करवाया जाता है। आप आ जाना पंजाब के अंदर अभी खरीफ सीजन में, सारी जगह आपको खरीफ के अंदर क्या दिखेगा? आपका केवल और केवल राइस ही राइस दिखेगा। लेकिन मैं पूछूंगा फिर काटा क्यों? काटा क्यों? अगली बार फिर आपने फसल दूसरी क्यों ली? लेकिन प्लांटेशन क्रॉप वो क्रॉप है जिनको 4 to 5 ईयर आप लोग क्या करते हो? प्रोडक्शन लेते हो उससे लगातार, और वही हमारा क्या होता है? प्लांटेशन क्रॉप होता है। तो इसके अंदर वहां पर जो एरिया होता है वो सारा का सारा किसके अंडर आता है? आपका राइस का हो सकता है कहां पर? यूएसए में, कनाडा में, लेकिन यहां पर नहीं हो सकता। वहां पर क्यों हो सकता है? एक्सटेंसिव एरिया इसके अंडर में प्लांटेशन कभी नहीं हो सकता, याद रखना। वहां पर क्या हो सकता है? इसका एक्सटेंसिव कल्टीवेशन हो सकता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं? इनपुट आपका रिक्वायर्ड अप्लाई करते हैं। लेकिन हम लोग इनपुट क्या करते हैं? यहां पर पंजाब हरियाणा में देख लेना कभी आके, अभी आ जाओ, क्या कर रहे हैं? दे यूरिया पे गट्टा, दे यूरिया पे गट्टा, दे यूरिया पे गट्टा। अभी नैनो यूरिया आ गया, फिर भी हम नैनो यूरिया पे नहीं जा रहे हैं। क्यों? हमें भरोसा नहीं है, हम पहले दूसरे को देखेंगे। वो कर रहे हैं ना, हो गया ठीक है, अब चलते हैं। यही तो होता है। आपको पता है, आपको शायद एक चीज पता होगी, आपकी यहाँ पर राइस को ग्रो सॉरी राइस के फील्ड में वीट को ग्रो करवाने के लिए आपका जो है हैप्पी सीडर आया था, सुपर सीडर आया था। शुरू में किसी ने अडॉप्ट किया था उसको, लेकिन अभी अभी ये टेक्नोलॉजी काफी प्रिवेल कर रही है, अच्छी भी लग रही है लोगों को। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस आया है, क्या किसानों ने अडॉप्ट किया इसको जल्दी से? पिछले 10 साल से चल रही है ये टेक्नोलॉजी, लेकिन अभी इन 2-3 सालों में जब गवर्नमेंट ने बैन वगैरह लगाने स्टार्ट किए तब जाके इसको स्टार्ट किया। लेकिन इसके अंदर एक सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है, क्या? वीड। लेकिन वीड की समस्या को जब बार बार देखा गया तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्व किया गया कि स्टेल सीडबेड के साथ इसको क्या किया जा सकता है? रिमूव किया जा सकता है। अब कुछ लोग मेरे जैसे होंगे, उनको स्टेल सीडबेड का नहीं पता क्या होता है। कृषि बता, कृषि। हाँ बेटा, ऑनलाइन में कोई है स्टेल सीडबेड बताएगा? वेरी गुड, हजारे बोलिए। ओके, स्टेल सीड बेड। स्टेल का मतलब क्या होता है? बासी है। रुक रुक सुन, अब सुन, तेरा टाइम खत्म मेरा टाइम स्टार्ट। स्टेल का मतलब क्या होता है? बासी। अब बोलोगे सर बासी का मतलब क्या है? देखो, कोई भी चीज आपकी रात की रोटी रखी हुई है वो हमारी क्या है? स्टेल है। स्टेल आप उसको बोलते हो, स्टेल चपातीज बोलते हो, नहीं बोलते हो? स्टेल ब्रेड। तो हमारा यहां पर सीड जो है वो क्या हो चुका है? बासी। इसका मतलब है वो प्रीवियस सीजन से आपकी फील्ड में क्या है? प्रेजेंट है। और इस बार जब क्रॉप को ग्रो करवाओगे तो क्रॉप के साथ क्या कर जाएगा? ग्रो कर जाएगा। लेकिन आप उसको बेवकूफ बना दो। आप क्या बना दो उसको? बेवकूफ। फील्ड के अंदर नॉर्मल कल्टीवेशन कीजिए, हैरो कीजिए, उसके बाद उसमें इरिगेशन दे दीजिए। वीड क्या करना स्टार्ट कर देंगे? ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। उस वीड के जैसे ही ग्रो करता है उस फील्ड को कल्टीवेट कर दो। दिस इज नोन एज स्टेल सीड बेड। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और अब तो ये पक्का पूछा जा सकता है, क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है? डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। और यही चीजें हम फोकस नहीं करते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत बड़ी चीजें नहीं है। हम लोग पता है हमारे अंदर एक कैपेबिलिटी ये है कि हम जब एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना तो हम बड़ी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन एग्जाम कहां से पूछता है? वो बेसिक, बहुत बेसिक। जब क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ ना, आधे तो ऐसे कर रहे होते हैं, पता है मेरे को ये तो क्या बता रहे हो। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाता ना, सर क्लास में तो सारे क्वेश्चन ही आ गए थे। आएंगे ना, तू कहाँ था? तो वही चीज है। तो प्लीज फोकस कर लीजिए, एग्जाम के बाद आप बोलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
इफको वाला एग्जाम दिया किसने? इफको का एग्जाम दिया था आप में से किसी ने? बहुत बढ़िया, नहीं दिया तो आप में से दिया था किसने? इफको जो अभी एग्जाम हुआ मेंस का, ठीक है, चलो इफको का मेंस का एग्जाम जो था ना, आप लोग अगर क्लास भी लगा लेते हो, नॉर्मली जो लोग देकर आए हैं उनको पता है अच्छे से, केवल क्लास लगाकर भी आप गए थे तो आपके ज्यादा तो नहीं लेकिन 70% क्वेश्चन एज इट इज थे, केवल क्लास से। मैं कंटेंट की बात नहीं करता हूं क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट होती है और यही चीज होती है जो आपको याद रहती है, ठीक है। तो क्लास को रेगुलर जरूर ज्वाइन करना, चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए, जो टॉपिक टाइम का होगा ना उस टाइम पे कंप्लीट किया जाएगा। आप एक भी आओगे ना क्लास में तो भी टॉपिक कंप्लीट होगा, सारे आगे तो भी कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला, स्टेल सीड बेड। स्टेल सीड बेड क्या हुआ कि जिसके अंदर फील्ड में नॉर्मल कल्टीवेशन करके इरिगेशन कर देते हो बिफोर द सोइंग ऑफ नॉर्मल सीड, नॉर्मल क्रॉप, ठीक है। आप पहले उसको ग्रो करवा देते हो, फिर उसको फिर कल्टीवेट कर देते हो वीड को, वो हमारा खत्म कर दिया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेल सीड बेड। और ये हमारा बेस्ट मेथड है किसके लिए, DSR, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के लिए। किसके लिए, वीड को कंट्रोल करने के लिए। किसके लिए, वीड को कंट्रोल करने के लिए। तो तुमसे क्वेश्चन क्या आएगा कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस के अंदर आपका वीड को कंट्रोल करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है, केमिकल है, ये है, तो वहां पर आपका स्टेल सीड बेड। अब वहां पर ये खासकर मोस्ट इफेक्टिव का पूछा जाएगा ना, तो ध्यान रखना, कई बार वहां पे क्या देगा, वो ग्लाइफोसेट दे सकता है। राउंडअप को जानते हो ना, ग्लाइफोसेट क्या होता है, राउंडअप ही तो होती है, राउंडअप के नाम से आपका ये ट्रेड नेम होता है इसका। ग्लाइफोसेट क्या है, एक आपका नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है जिसको आप लोग यूज करते हो, लेकिन उससे कई सीड आपके उस टाइम खत्म हो जाते हैं और कुछ के ऊपर इफेक्ट इतना नहीं होते हैं, वो फिर से ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर ये समझना पड़ेगा कि ग्लाइफोसेट हर बार अटैक नहीं करेगा, लेकिन ये जो स्टेल सीड बेड है ये मोस्ट इफेक्टिव माना जाता है किसमें, इसमें। हाँ, इसके साथ आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हो, दैट इज गुड, लेकिन ग्लाइफोसेट हर क्रॉप में अप्लाई क्यों नहीं किया जाता। हाँ, इसका रेजिड्यूल इफेक्ट होता है। आप लोग पेंडीमेथालिन का नाम सुनते हो कभी, पेंडीमेथालिन जो होती है ना, स्टॉम्प एक्स्ट्रा के नाम से ये मार्केट में आती है, ये एक मोस्ट इफेक्टिव आपका हर्बिसाइड माना जाता है। और खासकर आप लोग इसको जो है इसमें राइस में यूज करते हो, राइस की ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद इसको यूज करते हो, कभी फार्मर को देखा होगा। लेकिन ये जो आपका पेंडेमेथालिन है ये हम लोग राइस के फील्ड में तो यूज कर लेते हैं, लेकिन वीट के फील्ड में अगर यूज कर लेंगे या रबी सीजन में इसको कभी यूज कर लेंगे तो इसके बाद कभी भी सोरगम को ग्रो नहीं करवा सकते हो आप लोग। अगर सोरगम को ग्रो करवाओगे तो सोरगम ग्रो नहीं करेगी। सोच के देखो, लास्ट सीजन में अप्लाई किया, अगले सीजन में अगली क्रॉप ग्रो नहीं कर रही है, इतने बड़े इफेक्ट होते हैं इनके। तो रेजिड्यूल इफेक्ट जो होता है पेस्टिसाइड का काफी लॉन्ग टाइम तक रहता है, तो इसलिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड का कौन सा आएगा आपका यहाँ पर, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। लेकिन वहां पर ये जरूर देखना कि शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है या लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है, वहां पर आपका इंस्टेंट लिखा हुआ है या फिर आपका वहां पर जो है एक इंटीग्रेशन के अंदर लिखा हुआ है, सस्टेनेबिलिटी के अंदर लिखा हुआ है। वर्डिंग जो क्वेश्चन की होगी उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। समझ में आ रही है ये बात। तो वहां पर इस चीज को जरूर ऑब्जर्व करना कि जब आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हो तब क्या पूछा जा रहा है, कर लोगे इस चीज को। समझ में आया मेरी बात आपको। चलिए, अब नेक्स्ट आपके यहां पर इसके ऊपर आते हैं, स्पेशलाइज्ड, मिक्स्ड और डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। देखो बेटा, इसमें प्लीज मेरा एक कहना मान लो कि 2 मिनट सारे के सारे क्लास में आ जाओ वापिस, जहां भी आप हो, जिसके पास भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आज मैं वो पढ़ रहा था, एक कोई यूएसए की न्यूज आई थी, एक पर्सन किसी से लव करता था, प्यार करता था, उसको किडनी दे बैठा, किडनी देने के बाद उसने रिजेक्ट कर दिया उसको। तो कहानी ऐसी हो सकती है कभी, तो उससे अच्छा है कि आज ही इस चीज को पढ़ लो, ये आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेगी, ये आपके साथ है हमेशा। तो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारी बात करता हूँ या मेरी बात करता हूँ, मैं तुम्हें एग्रोनॉमी पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, एग्रोनॉमी में बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। अभी तुम में से कोई बच्चा आया, वो बोला कि सर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करवा दीजिए या फिशरीज करवा दीजिए। अब थोड़ा बहुत भी कोरिलेट होता, जैसे ब्रीडिंग है, पॉसिबल है करवाना,
या कोई फॉर एग्जांपल तुम लोग नॉर्मली बोलोगे डेयरी, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कोई भी करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें फैक्ट है सारे के सारे कि भाई गाय के 4 थन होते हैं, उसके अंदर दूध निकालते हो, वो चीजें हैं नॉर्मली, यही चीज है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, ये 4 ब्रीड है, इनके ये करेक्टर हैं। लेकिन अगर मुझे बोलोगे फिशरीज पढ़ाइए, तो क्या मैं पॉसिबल है पढ़ा पाऊंगा? अच्छा, अगर मैंने पढ़ा भी दिया तो क्या वो उतना इफेक्टिव होगा आपके लिए? नहीं। तो वही बात यहां पर है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में एक फार्मर लॉन्ग टाइम तक किसी क्रॉप को ग्रो करवाता है और उसमें वो बिल्कुल क्या हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, और उसकी वजह से वो उस क्रॉप को ग्रो करवाएगा और उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन लेगा। फॉर एग्जांपल हरियाणा पंजाब में राइस और वीट के फार्मर, ये फार्मर को नॉर्मली पता लग चुका है कि हम राइस और वीट के अंदर अगर कोई वीड अटैक करता है तो हम ये कंट्रोल कर सकते हैं, हम ये डिजीज अटैक करता है तो कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज अटैक करती है तो कंट्रोल कर सकते हैं, उन सब चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। वो कभी भी डॉक्टर की उसको नीड नहीं होती, या फील्ड के लिए उसको कभी भी किसी फील्ड डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो अपने लेवल पे उसको क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। करता है कि नहीं करता है? वो आपका जाता है मार्केट में, जाके बोलता है ये पेस्टिसाइड दे दीजिए, ये हर्बिसाइड दे दीजिए, यस और नो, वही चीज है। तो वो स्पेशलाइज्ड फार्मर क्या करता है, केवल एक सिंगल एंटरप्राइजेस के ऊपर क्या रहता है, डिपेंड रहता है। और ये फार्मिंग है तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या रहेगा आपका, हो सकता है आपका फार्मर अकेला डेयरी फार्मर कर रहा हो सकता है अकेला वो क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा हो सकता है वो मशरूम प्रोडक्शन कर रहा हो सकता है वो आपका एपीकल्चर कर रहा हो सकता है लैग कल्चर कर रहा हो, फिशरीज फार्मिंग कर रहा हो, लेकिन वो केवल और केवल एक एंटरप्राइजेस के ऊपर क्या रहेगा, आपका डिपेंडेंट रहेगा, और उसी से आपका मैक्सिमम जो इनकम होगा वो क्या करेगा, आपका जनरेट करेगा। और बोला जाता है कि इसके अंदर आपका एक फार्मर जो है वो मोर देन 50% इनकम जो है वो किससे जनरेट करता है, आपका स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के अंदर केवल और केवल सिंगल एंटिटी से जनरेट करता है। किससे? आपका सिंगल एंटिटी से। और फॉर एग्जांपल आप चाहे अब उसके अंदर हो सकता है एक आधी एंटरप्राइज वो और ले आए। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूं, जैसे एक फार्मर है वो राइस और व्हीट का प्रोडक्शन करता है नॉर्मली, लेकिन अब उस फार्मर ने क्या सोचा कि मैं 2 गोट को भी रेयर कर लेता हूं, या फॉर एग्जांपल एक बफेलो को रेयर कर लेता हूं। तो एक बफेलो को रेयर करेगा तो उसकी फैमिली की ही नीड पूरी होगी, या फिर वो मार्केट में मिल्क को सेल भी कर सकता है? ओनली फार्मर की क्या होगी, फैमिली की नीड को कंप्लीट कर पाएगा। तो ये एक प्रकार से तो उसने क्या किया, अपनी इनकम को कहीं ना कहीं बचा लिया। उसने किसको यूज करके, एनिमल को या बफेलो को क्या करके, ऐड करके। समझ में आया? लेकिन दूसरा हो सकता है उसने 5 एनिमल को रख लिए, तो 5 एनिमल से क्या इतनी बड़ी इनकम जनरेट कर पाएगा वो? नहीं, क्योंकि 5 एनिमल एक नॉर्मल अमाउंट है। या हो सकता है उसने 5 गोट को रेयर कर लिया, और गोट को वो हो सकता है धीरे धीरे सेल करता रहा, लेकिन क्या उससे कोई इतनी बड़ी इनकम आ जाएगी जितनी वो यहां से अर्न कर रहा है? क्योंकि 2 या 4 गोट से कोई फर्क है नहीं पड़ने वाला, वो अपने शौक के लिए उनको क्या कर रहा है, रेयर कर रहा है। तो वो आपका यहां पर स्पेशलाइज्ड फार्मिंग ही कंसीडर किया जाएगा, कभी भी यहां पर क्या नहीं कंसीडर किया जाएगा, मिक्स्ड या डाइवर्सिफाइड। क्वेश्चन रेज होता है कि सर ये डाइवर्सिफाइड क्या है? फिर देखो, डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर एक सिंगल एंटरप्राइज से फार्मर कभी भी 49% से ज्यादा इनकम रेज नहीं कर सकता। कितने से? 49% से। मतलब कहने का है, फॉर एग्जांपल उसने क्रॉप प्रोडक्शन किया तो वो क्रॉप प्रोडक्शन से केवल और केवल लेस देन 49% इनकम रेज कर सकता है। उसको बाकी इनकम किसी ना किसी दूसरी एंटरप्राइजेस से क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। अब इसमें 2, 3 या 4 एंटरप्राइजेस को ऐड किया जा सकता है, बट ये फील्ड के अंदर हमेशा याद रखना डाइवर्सिफाइड फार्मिंग होता है वो आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक बेस्ट एग्जांपल होता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग एक बहुत ब्रॉड टर्म है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो है वो अपने आप में ब्रॉड टर्म कैसे है, क्योंकि इसमें आपका डाइवर्सिफाइड भी आएगा, इसमें आपका मिक्स्ड भी आएगा, और इसके अंदर आपके बाकी जो आपने क्रॉपिंग सिस्टम में कई बार पढ़ते हो नॉर्मली जो है मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, वो भी कहीं ना कहीं किसका पार्ट होता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का ही टाइप होता है। वो हम बाद में पढ़ेंगे कि इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, वो अलग चीज है। लेकिन यहां पर जो मिक्स्ड फार्मिंग है ये कैसे अलग होता है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग से। देखो बेटा, सिंपल सी चीज है, अभी प्रेजेंट टाइम में मैंने क्या किया, मैंने आपका एनिमल को रेयर करना स्टार्ट किया। मेरे पास जो है फॉर एग्जाम्पल 10 एकड़ है। कितने एकड़ है? चलिए,
ये मेरे यहाँ पर मैंने क्या किया, 5 एकड़ के अंदर एक पूरा का पूरा प्लांट एस्टेब्लिश किया और इसमें मैंने डेयरी फार्मिंग करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब डेयरी की जो भी फीड आ रही है, जो कुछ भी आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, परचेज कर रहा हूं, मैं मार्केट से ही लेके आ रहा हूं, ठीक है। और इसका जो मेन्योर है वो भी मैं मार्केट में क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं। दूसरा, ये मेरा यहां पर क्या है, फील्ड है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा हूं, और इसके अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है इनपुट मैं मार्केट से लेके आ रहा हूं, और जो आउटपुट है वो क्या कर रहा हूं, मैं सेल कर रहा हूं। लेकिन दोनों को मैंने क्या नहीं किया, आपस में मिक्स नहीं किया। क्या नहीं किया, मिक्स नहीं किया। तो ये जो पॉसिबिलिटी होती है, ये जो पॉसिबिलिटी होती है वो तब होती है जब फार्मर बहुत बड़ा होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अंबानी, अडानी। अब बोलोगे सर ये फार्मर है कहां, भाई ये बिजनेसमैन है। लेकिन जब ये कहीं ना कहीं एक फार्म के ऊपर अपना कल्टीवेशन करवाएंगे तो कंसीडर तो लैंड उसी का किया जाएगा ना, उसी को फार्मर बोला जाएगा ना। तो वो अपने आप में क्या होते हैं, पूंजीपति होते हैं। और पूंजीपति जब अपने लैंड पे फार्मिंग करते हैं, चाहे वो फार्मिंग में से कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। क्या कंसीडर करते हैं आपका, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। समझ में आया। और जब दो कैपिटलिस्टिक मिल जाते हैं, जैसे अंबानी जी और अडानी जी मिल गए, क्योंकि बाय चांस अंबानी जी के पास पैसे कम पड़ रहे थे कि भाई साहब 15,000 एकड़ लेने, आ जाओ साथ में। गरीब आदमी कई बार नहीं होते पैसे, है ना, तो उस केस में क्या करेगा, वो दूसरे गरीब आदमी को साथ में ला लेगा। तो उस केस में वहां पर हम इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग। आपने मूवीज में वर्ड सुना होगा कॉर्पोरेट वर्ड, तो ये कॉर्पोरेट वर्ड वही है, क्योंकि ये दो बिजनेसमैन आपस में क्या करते हैं, मिलके फार्मिंग करते हैं। ये तो हुआ ये वाला टाइप। लेकिन हमारी बात चल रही थी कि सर डाइवर्सिफाइड क्या है और आपका मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, और ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग में कैसे आप लोग कंसीडर करते हो। देखिए यहां पर क्या बोला मैंने, ये आपका है एंटरप्राइजेस, पूरा का पूरा इसके अंदर फील्ड है। ये आपके 4 एकड़ हैं। 2 एकड़ में आपने क्या किया, आपका गोट फार्मिंग कर लिया, और 2 एकड़ में क्या किया, क्रॉप प्रोडक्शन कर लिया। अब क्या है, क्रॉप का जो भी आपका निकल के आ रहा है इनकम, वो आप लोग यूज कर रहे हो। साथ में क्रॉप को अगर मेन्योर की रिक्वायरमेंट है वो कहां से लेके आ रहे हो, गोट के फील्ड से, और गोट को फीड की रिक्वायरमेंट है वो कहां से दे रहे हो, यहां से। समझ में आ गया। लेकिन ये कब होगा पॉसिबल, क्या आपके पास 2 या 4 गोट रखने से पॉसिबिलिटी है कि ये आपका हल हो जाएगा, क्योंकि फील्ड में मेन्योर की नीड क्या होती है, बहुत बड़े लेवल पर होती है। यस और नो। तो क्या आपके जो नॉर्मल फार्मर होते हैं जिनके पास 1 to 2 एकड़ लैंड होता है, क्या वो पॉसिबल है कि इस फार्मिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं? नो, वो फार्मिंग को इसको कभी अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ ये है कि एक फार्मर अगर प्रोग्रेसिव फार्मर है तो वो इस चीज को अडॉप्ट कर सकता है। कैसे, आपने देखा होगा कई फार्मर जो होते हैं वो हाफ एकड़ में पूरा का पूरा कम से कम 20 से 25 एनिमल को रेयर करते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? उस टाइम वो अपने दोनों की नीड क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो वही हमारा क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है। क्योंकि वो एक एंटरप्राइजेस से निकल के कहां आ गया, आपका 2 एंटरप्राइजेस पे आ गया, 3 पे आ गया, 4 पे आ गया, उसे ही हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि उसने अपना सोर्स ऑफ इनकम जो था वो 1 से हटा के क्या कर दिया, 2 पे कर दिया। अपना फोकस जो था वो क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट भी रन करता हूं और शाम को नीचे रेडी लगा लेता हूं आलू प्याज की, तो मेरा इनकम और सोर्स क्या हो गया, डाइवर्सिफाइड हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल सी बात है ना, क्या दिक्कत है? तो यहां पर मेरे सोर्स ऑफ इनकम क्या हो गए, 2 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन वहां से इनकम कितनी जनरेट हो रही है? हो सकता है वहां से रात को मैं 50 रुपए कमा के निकल रहा हूं, तो क्या कोई फायदा हुआ? नहीं। हाँ वो ये हो गया कि मैंने भाई एक नाइट के टाइम पर ठीक है कि अपना हेल्प भी हो गया और एक प्रकार से क्या हो गया, एक प्रकार से उसका टाइम पास भी हो गया मेरा। लेकिन दूसरी चीज मैं क्या करूं, वहां पर एक स्टोर खोल दूं पास में, कोल्ड स्टोर। अब डेफिनेटली क्या होने वाला है, इनकम रेज होने वाली है। जितनी इनकम यहां से आ रही है उतनी कहां से आ रही है, वहां से आ रही है। तो मैंने अपना सोर्स ऑफ इनकम क्या कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया। किया कि नहीं किया बेटा? यही हमारा क्या होता है, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग होता है। तो बोलो सर मिक्स्ड क्या होता है? मिक्स्ड होता है जो स्मॉल फार्मर करते हैं। आपने देखा होगा स्मॉल फार्मर बेचारा 2 गाय रख लेगा, 2 काउज, 2 बफेलोज, और वो क्या करते हैं, आपस में प्रोडक्शन करते रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक अपना स्ट्रगल करते रहते हैं। लेकिन कभी भी उस केस में आपने देखा है कि मशरूम फार्मिंग ऐसे कर लिया जाए?
तो याद रखना, जिस फार्मिंग में टेक्निकल अप्रोच की रिक्वायरमेंट होगी वो कभी भी मिक्स फार्मिंग में यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन जिसमें टेक्निकल अप्रोच की रिक्वायरमेंट है वो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में आप लोग क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और बोला जाता है कि मिनिमम मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होना चाहिए, 10% इनकम होना चाहिए आपका किसी भी एंटिटी से। समझ में आ गया? लेकिन ये पॉसिबिलिटी कब बनेगी, जब आपका वहां पर आपका प्रोडक्शन जो है वो 10% से ज्यादा आपका निकल के आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में मोर देन 50% है, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में लेस देन 49% है, और आपका मिक्स्ड फार्मिंग में आपका इनकम जो है वो मोर देन 10% होना चाहिए। तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन कोई भी फार्मर आपका इन चीजों में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, कोई आपका एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमेशा देखना कि उसने ऑप्शन में क्या हिंट आपको दिया हुआ है। और ये क्वेश्चंस तब समझ में आएंगे जब आप ऐसे ही क्वेश्चंस को क्या करोगे, सोल्व आउट करोगे, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ज्यादातर असर्शन और रीजनिंग की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। आप लोग बोलोगे सर असर्शन और रीजनिंग हमारे एएफओ में तो नहीं आएगा, कोई बोलेगा सर हमारे नाबार्ड में भी तो नहीं आएगा, कोई बोलेगा सर हमारे एमएससी में तो नहीं आएगा। भाई सब में आते हैं, कभी भी आ सकता है। एग्जाम का पैटर्न यही तो चीज है कि चेंज हो रही है, यही तो चीज क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है। किसी भी एग्जाम में चले जाना, आने वाले टाइम में ये चीज क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। और जब भी चेंज होगा तब उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हुआ, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग और आपका यहां पर मिक्स्ड फार्मिंग, और ये हमारा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। और उसके साथ ही हमने जो डिस्कस किया वो क्या किया, कॉर्पोरेट और आपका कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग में नॉर्मली मैंने बता दिया कि लेस देन 500 mm जहां पर रेनफॉल होगा वहां पर अगर फार्मिंग कोई कर रहा है तो वो क्या है आपका ड्राई फार्मिंग या ड्राईलैंड फार्मिंग के अंदर हम लोग कंसीडर करते हैं। डोंट वरी, ये आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि 750 भी होता है सर, है ना, वो आपका डाउट दूर किया जाएगा जब हम ड्राईलैंड फार्मिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक एक बार इसको डाउट में ही रख लो, बेटर रहेगा। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर कोऑपरेटिव फार्मिंग। इससे क्वेश्चन नैनीताल बैंक में आया था, आज से 2019 के अंदर एग्जाम हुआ था इसका, कि इनमें से कौन सा टाइप है कोऑपरेटिव का, जो एग्जाम्पल दिया गया था वो पूछा गया था। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे होता है, कैसे पूछा जाता है। देखो बेटा, कोऑपरेटिव फार्मिंग की जब मैं बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर आपके 4 टाइप होते हैं, कोऑपरेटिव, बेटर फार्मिंग, कोऑपरेटिव, जॉइंट फार्मिंग, कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग, और कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। देखो बेटा, कोऑपरेटिव बेटर, अब इनके अंदर आप इनको डिवाइड जो करते हो ना, वो करते हो आप लोग यहां पर सबसे पहले ओनरशिप के बिहाफ पर, सेकंड जो डिवाइड करते हो आप किसके बिहाफ पर, ऑपरेशनशिप के बिहाफ पर। देखो ओनरशिप का मतलब क्या होता है, मालिकाना हक किसका है, ओनर कौन है उसका, और ऑपरेशनशिप का मतलब होता है उसके ऊपर काम कौन कर रहा है। समझ में आ गया? डेफिनेटली इंस्टीट्यूट किसका है, ओनर कौन है, मैं हूं, लेकिन यहां पर टीचर बाकी भी तो पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, स्वीपर यहां पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डेफिनेटली कर रहे हैं। तो ये आपका यहां पर जो है आपका क्या होगा, ऑपरेशनशिप। अब बेटर का मतलब क्या होता है, अच्छा इंस्टीट्यूट आपका हो तब बेटर है या आपका किसी दूसरे का हो तब बेटर है, खुद का होगा तो बेटर ना भाई, सिंपल सी बात है। तो वही बात है, अगर फार्म लैंड आपका खुद का है तब बेटर है या किसी दूसरे का है तब बेटर है, खुद का है। अच्छा दूसरा है ऑपरेशनशिप। अब जैसे ये बात आएगी, मैं बोलूंगा भाई काम आप खुद करो तब बढ़िया है, कोई दूसरा करे तब बढ़िया है। अब मेरे जैसे होंगे आलसी, वो बोलेंगे सर कोई कर जाए तो ठीक ही रहेगा, है ना, नहीं, कोई दूसरा वर्कर काम करेगा डेफिनेटली वो क्या करेगा, उतना इफेक्टिव वर्क नहीं करेगा। आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर बेटर वर्क कर सकते हो, मोस्ट इफेक्टिव वर्क कर सकते हो। और इसीलिए याद रखना, बेटर फार्मिंग में ये दोनों ही चीज क्या होती हैं, इंडिविजुअल होती है। क्या होती है आपकी, इंडिविजुअल। लेकिन क्वेश्चन रेज होता है कि सर ये इंडिविजुअल कैसे होता है, कैसे आप लोग बोल सकते हो कि ये इंडिविजुअल हो सकता है, फिर आपका कोऑपरेटिव क्यों बोलते हैं हम इसको।
जब है ही इंडिविजुअल तो कोऑपरेटिव कैसे हुआ? बेटा कोऑपरेटिव ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल एक फार्मर मैं हूं, एक फार्मर आप में से कोई भी है, हम दोनों का लैंड आपका आसपास में है, मैं अपने लैंड पे फार्मिंग कर रहा हूं, आप अपने लैंड पे क्या कर रहे हो? फार्मिंग कर रहे हो। लेकिन जब भी मुझे इंप्लीमेंट की नीड है, मैं क्या कर सकता हूं? आपसे ले सकता हूं। आपको इंप्लीमेंट की नीड है, आप क्या कर सकते हो? मेरे से ले सकते हो। मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है, मैं आपसे ले लूंगा, आपको रिक्वायरमेंट आप मेरे से ले लोगे। ये हमारा क्या हो गया? कोऑपरेशन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग, क्योंकि इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई भी आपका फाइट है नहीं है। दूसरा हमारा होता है कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग। फॉर एग्जांपल हम दोनों ने देखा कि भाई मेरा भी लैंड है, तेरा भी लैंड है, ये तो हमारा क्या हो गया इसके अंदर? इंडिविजुअल। लेकिन हम दोनों ने सोचा कि यार मेरे लैंड पे भी ऑपरेशन करना होता है, तेरे पे भी करना होता है, लेबर की हमें रिक्वायरमेंट होती है, इससे अच्छा हम क्या करें? एक दूसरे की उन फार्मिंग ऑपरेशन में हेल्प कर दें। तू मेरी हेल्प कर, मैं तेरी हेल्प करूंगा, तो हम दोनों का आपस में क्या हो गया? फायदा। तो हमने जॉइंट वेंचर, आपने ये वर्ड सुना होगा कई बार कि जॉइंट वेंचर चलाया गया, मतलब दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग थी लेकिन दोनों ने मिलकर आपका क्या किया? काम किया। तो यही चीज हमारी क्या होती है? कलेक्टिव, यानी कि ऑपरेशन कैसे किया गया? कलेक्टिव वे में। नेक्स्ट आपका होता है टेनेंट फार्मिंग। टेनेंट का मतलब होता है बेटा किराएदार, और यहीं से इससे ही क्वेश्चन ज्यादातर आए हैं, या इससे या इससे, ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि टेनेंट का मतलब क्या होता है? किराएदार। अच्छा, मेरा लैंड है, मैं भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं, तुम में से कोई आया कि सर आपके पास 5 एकड़ लैंड है, मुझे ठेके पे दे दो, रेंट पे दे दो। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि आप बोलते हो कि सर आपका तो लैंड खाली पड़ा है, मैं क्या कर लूंगा? उस पर फार्मिंग कर लूंगा। आपने 1 साल के लिए वो रेंट पर ले लिया मेरे से, और अगर आपने 1 साल के लिए रेंट पर लिया तो क्या मेरा मालिकाना हक खत्म हो गया? नहीं, लेकिन उस पर्सन का भी तो मालिकाना हक क्या हो चुका है? उसमें ऐड हो चुका है। तो मालिक कौन बन गए? दोनों। इसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव। और वहां पे काम कौन करेगा? क्या मैं काम करूंगा वहां पे जाके? रेंट पे किसको दिया है मैंने? आपको। अब आप भले ही वहां पे काम करो या ना करो, मेरे पैसे क्या हुए? पक्के। समझ में आ गया? तो काम कौन करेगा? आप लोग। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल। और यही चीज समझ में नहीं आती लोगों को कि भैया ऑपरेशनशिप आपकी कैसे वहां पर कलेक्टिव हुई, और कैसे जो है सॉरी ऑपरेशनशिप कैसे इंडिविजुअल हुई, और जो है आपका ओनरशिप कलेक्टिव हुई। तो ये आपका बहुत सिंपल था, नहीं था? बहुत सिंपल था। नेक्स्ट आपका है कलेक्टिव। तो नाम ही इंडिकेट कर रहा है भाई, लैंड क्या किया? हम दोनों ने मिलकर परचेज कर लिया, और दोनों ही क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका? कलेक्टिव। लेकिन एक है, अब देखो ये है कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग, और एक जो है नॉर्मल कलेक्टिव फार्मिंग होता है आपका। तो नॉर्मल कलेक्टिव फार्मिंग में क्या रहता है? देखो ये आपका एक ऐसे इस प्रकार का कलेक्टिव फार्मिंग होता है जिसके अंदर सभी के सभी लोग, जितने भी मेंबर होंगे वहां पे, फॉर एग्जांपल हम 10 मेंबर 10 फार्मर एक साथ में इकट्ठे हो जाते हैं, हम सारा लैंड अपना एक सोसाइटी के नाम पे कर देते हैं। किसके नाम पे कर देते हैं? सोसाइटी के नाम पे कर देते हैं। और ये सोसाइटी जो होगी वो क्या करेगी? उसके ऊपर जितना कोई काम हो सकता है, इसमें कोई लैंडलेस फार्मर भी हो, किसी के पास लैंड ज्यादा भी हो सकता है, किसी के पास लैंड कम भी हो सकता है, कोई इस पे काम करेगा, कोई इस पे काम नहीं करेगा। समझ में आया? तो ये सभी फार्मर का लैंड लिया जाएगा, सोसाइटी के मेंबर हेड बनाए जाएंगे प्रॉपर, कि ये मेंबर हेड रहेंगे, वो डिसीजन करेंगे लेटर ऑन कि किसने कितना काम किया, किसका कितना लैंड था, यानी कि जिसका जितना कंट्रीब्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। और यही हमारी जो फार्मिंग होती है वो क्या होती है? कलेक्टिव फार्मिंग होती है। और इसमें आपको एक हक होता है, इसमें आपको एक कह सकते हो कि एक प्रकार से आपको एक आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप कभी भी अपना लैंड जो है वो वापस निकाल सकते हो और बाहर जा सकते हो। और यही हमारा क्या है? कलेक्टिव फार्मिंग। और नेक्स्ट आपका क्या होता है? स्टेट फार्मिंग। तो स्टेट तो नाम से इंडिकेट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, तो डेफिनेटली कलेक्ट आपका स्टेट फार्मिंग। स्टेट का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का लैंड है, लेकिन गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है, गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप वहां पे फार्मिंग कर सकते हो, और वहां पे आपका फार्मिंग ऑपरेशन करने के आपको क्या किया जाता है? अलाउ किया जाता है। और उस केस में आपसे रेंट लिया जाता है उसके लिए पर्टिकुलरली। जैसे आपने गांव में देखा हो ना, पंचायत आपका जो लैंड होता है उसके ऊपर आपको बोली लगती है, आप 1 साल के लिए लैंड रेंट पे ले लेते हो। सेम वही टेनेंट वाला केस है, लेकिन वो लैंड किसका है? आपका
गवर्नमेंट का, या फिर गवर्नमेंट अपनी मर्जी से जो है वहां पर कुछ क्रॉप को ग्रो करवाती है और उस चीज के लिए बोलती है। समझ में आया? वो हमारा क्या होता है बेटा? आपका स्टेट फार्मिंग। ठीक है, और लास्ट बचता है, और लास्ट का नाम आपका क्या है बेटा यहाँ पर? पीजेंट फार्मिंग। पीजेंट का मतलब होता है फैमिली फार्मिंग, मतलब फैमिली अपने सारे ऑपरेशन एक दूसरे के साथ मिलके क्या करने वाली है? परफॉर्म करने वाली है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीजेंट फार्मिंग। बताइए जरा, समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या था? फार्मिंग सिस्टम। पता नहीं कितना ही बड़ा हुआ होगा, है ना, लेकिन क्या निकला? बहुत स्मॉल, बहुत छोटा सा चीज। लेकिन ये एग्जाम में बेटा एज इट इज आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि ये आपका होता क्या है, इसके अंदर क्वेश्चन जो मैंने बताया ना अभी, और खासकर कोऑपरेटिव वाला बहुत पूछते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट आपको, ये टेबल याद करना पड़ेगा, ये टेबल आपको याद करना ही पड़ेगा, डेफिनेटली याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इन दोनों में से आते हैं। समझ में आ गया? सिम सिम क्या समझ में आया? खड़ी हो जरा, बता। बैठ, बता। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग? वेरी गुड। और व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट फार्मिंग कोऑपरेटिव? कैसे जॉइंट कैसे किया जाएगा बेटा? अभी बताया ना। देखो, इसको जब भी आप लोग याद करते हो ना, प्लीज अपने फ्रेंड के साथ इसको रिलेट किया करो, आपस में टीचर्स के साथ रिलेट कर लिया करो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लाइव एग्जाम्पल में जब याद कर लोगे ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ आती है? हम लोग इसको याद ही यही नहीं करते हैं ना, हम इसको लेटर यानी कि बाद के लिए छोड़ लेते हैं कि भाई इसको जाके पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ऐसा नहीं है। ये कितनी मतलब इसके अंदर क्या कोई भी चीज ऐसी थी जो जाके आपको पढ़ना पड़ेगा? 15 मिनट आप दोस्त के साथ डिस्कस कर लेना, मैं गारंटी देता हूं ये पूरी जिंदगी भर अगर आपके याद ना रहे तो। केवल 15 मिनट दे देना इसको, और मैं बार बार बोलूंगा कि क्लास को, मेरी क्लास को केवल आप 15 से मैक्सिमम 25 मिनट बस इतना जाके देना, इससे ज्यादा नहीं देना। केवल 25 मिनट पढ़ लेना, पूरी क्लास आपको समझ में आएगी। फैक्ट है वो आपको मारना पड़ेगा रट्टा से, कुछ भी मार लेना। सीड रेट है तो सीड रेट याद करना पड़ेगा, क्रोमोसोम नंबर है याद करना पड़ेगा, साइंटिफिक नेम है याद करना पड़ेगा, बोटेनिकल नेम है याद करना पड़ेगा। कोई है इसका चांस? कोई नहीं, उसका कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन इसके अलावा क्लास को केवल 15 से 20 मिनट बस, चाहे कितना भी बड़ा कॉन्सेप्ट हो, कितना भी बड़ा हो, और समझ में नहीं आए बार बार पूछो, 10 बार पूछो, 20 बार पूछो। तो अब पहले तो ये बताओ कि क्या ये समझ में आया सब लोगों को? प्लीज यस और नो ऑनलाइन वालों। कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग, सिंपल सी बात है बेटा। आपने क्या किया, मेरे पास आए, मुझे बोले कि यहां पर एक लैंड है जो कि मिल रहा है 50 लाख में, 25 लाख मेरे पास है, 25 लाख आप दे दो, और हम आराम से क्या कर सकते हैं यहां पर? फार्मिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। या फार्मिंग को छोड़िए, हम एक टाइम के लिए कोई और ऑपरेशन रन कर लेते हैं, हम कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं दोनों, तो हम दोनों ही क्या करेंगे? उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और डेफिनेटली दोनों को ही क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो दोनों ऑपरेशन ही, दोनों ही चीजें क्या हो रही हैं? कलेक्टिव हो रही हैं। तो इसलिए हमने उसको क्या बोला? एक तो कोऑपरेशन है, और प्लस में हमने क्या किया? कोलेक्टिवली किया, कोऑपरेशन किया लेकिन साथ में मिलके किया। समझ में आ रहा है? इसीलिए हमने उसको नाम क्या दे दिया? कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, अब ये कहानी मैं करता हूं खत्म फार्मिंग सिस्टम की। अब आपका स्टार्ट होता है यहां से एग्रोनॉमी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रोनॉमी? बोलोगे सर एग्रो प्लस नोमोज। एग्रो मतलब फील्ड है, नोमोज मतलब मैनेजमेंट है। होगी कहानी बस। अब इसके आगे बताओ एग्रोनॉमी क्या है? ग्रीक वर्ड है, ये भी बता देता हूं। क्या? सोइल, सोइंग टू हार्वेस्ट ऑपरेशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसमें हम क्या क्या करते हैं?
टिलेज ऑपरेशन, इरिगेशन, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, जब आप लोग किसी क्रॉप की सोइंग करते हो उससे पहले फील्ड प्रिपेयर करते हो, और फील्ड प्रिपेयर करते टाइम उसमें जो भी आप टिलेज ऑपरेशन करोगे, चाहे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या फिर आपका सीड बेड प्रिपरेशन है, सारे ऑपरेशन किस में कंसिडर किए जाते हैं? बिफोर सोइंग में। और सोइंग के टाइम पर आप एक सोइंग ऑपरेशन करोगे जो आपका चाहे किसी भी प्रकार से हो सकता है, ब्रॉडकास्टिंग हो सकता है, ड्रिलिंग मेथड हो सकता है, डिबलिंग हो सकता है, ट्रांसप्लांटिंग हो सकता है, प्लांटिंग हो सकता है, यस और नो, उनमें से कोई भी ऑपरेशन आपका डन किया जाएगा। उसके बाद आपकी क्रॉप की क्या करते हो आप लोग? सोइंग करते हो। लेकिन याद रखना, एग्रोनॉमी में हम फील्ड क्रॉप मैनेजमेंट करते हैं। क्या करते हैं? फील्ड क्रॉप। और फील्ड क्रॉप आपकी कौन कौन सी होती है? ऑयल सीड क्रॉप होती है, सीरियल्स क्रॉप होती है, मिलेट क्रॉप होती है, पल्सेस क्रॉप होती है, यस और नो। आप सब लोगों ने बीएससी किया है? आर यू श्योर? आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। जय माता की नहीं? यस और नो? चलिए, बीएससी किया है, जरा हाथ खड़े करना। सीरियल्स और मिलेट में क्या डिफरेंस होता है? चुपचाप हाथ खड़े करोगे, कुछ नहीं बोलोगे। सब लोगों ने बीएससी किया हुआ है, आप एक डिफरेंस बताइए कि क्या आपका सीरियल्स और मिलेट में डिफरेंस जानते हो आप लोग? बहुत बढ़िया, 1 2, पूरी क्लास में 3, शुक्र है। ऑनलाइन में कोई है? क्या बात, आप लोग बीएससी करते टाइम कहाँ थे? 1 2 3 4 5 हो गए अब तो हाथ खड़े। बोलिए आप। ओके ओके, इसके अलावा कोई है आपके पास? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सीरियल्स ग्रेन साइज लार्ज होता है मिलेट के रिस्पेक्ट में, ओके। और ओके ओके, देखिए ध्यान से सुनना। यहां पर जब हम सीरियल्स की बात करते हैं, देखो ये बेसिक डिफरेंस है। मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कोई एग्जाम में आ जाएगा, ये एग्जाम के आने की कहानी बात नहीं है। इसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे कैसे? जब आपके एसर्शन और रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आ गया, या फिर आपने देखा होगा कई बार आजकल आपके क्वेश्चन जो हैं वो मतलब मैचिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर किसी के साथ एक टर्म है वो इसके साथ एसोसिएटेड है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, देखिए ना आपने। तो वैसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो उस टाइम पर इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आजकल एग्जाम में कोई डिफिकल्ट चीज नहीं पूछ रहे हैं, बहुत सिंपल पूछ रहे हैं और यही चीजें पूछ रहे हैं। तो सीरियल्स और मिलेट का डिफरेंस क्या है? देखो, दोनों के दोनों फैमिली से बिलोंग करते हैं आपकी ग्रैमिनी या पोएसी या ग्रास फैमिली, तीनों नाम एक ही हैं। चलिए, इससे यहां से एक चीज और निकलती है जिसको हम बोलते हैं कोरस सीरियल। कोरस सीरियल वो सीरियल्स होते हैं जिनका सीड जो होता है वो रफ होता है थोड़ा सा सरफेस, और साइज जो होता है वो बोल्ड होता है ना? यस और नो? क्योंकि सोरगम है या फिर आपका यहाँ पर मिज है, ये दोनों ही आते हैं मेजरली। लेकिन यहाँ पर आपके मिलेट्स की बात करेंगे तो जैसे आपका माइनर मिलेट है और मेजर मिलेट है। मेजर मिलेट में जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पर्ल मिलेट आ जाएगा, है ना, बार्नयार्ड मिलेट आ जाएगा। लेकिन आपका जैसे यहाँ पर जो बाकी हैं, जैसे कोदो मिलेट है, या फिर आपका ये 8-7 नाम है, याद नहीं होते, लेकिन आप लोगों को याद होंगे मोस्टली, ठीक है। तो वो सारे के सारे, डोंट वरी, नाम में यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोगों को याद आपको करना है, मुझे नहीं करना है। तो उसके अंदर हम बात करें तो मिलेट्स जितने भी होते हैं वो आपके, अब राइस वीट उनसे अलग किए गए। इसका रीजन क्या था? क्योंकि एक तो ये प्लांट जो थे वो क्या थे? C3 प्लांट। ये भी जो आए थे ना, ये भी क्या थे? C4। और ये भी जो आए थे ये क्या थे? C4 प्लांट। C3 का मतलब है, क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड इसमें बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है। और यहां पर आपका OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, जो कि आपका 4 कार्बन कंपाउंड होता है। यस और नो? यहां पर आपका जो सीरियल्स है इनको वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है,
ठीक है, ये ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं फर्टिलाइजर्स को, मतलब फर्टिलाइजर अप्लाई करोगे तो इससे क्या होगा, इनका यील्ड एक टाइम के लिए इंक्रीज होता है, लेकिन इनको वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, लेस होती है। दूसरी बात, वाटर रिक्वायरमेंट से ऑप्शन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होती है। देखो, वाटर रिक्वायरमेंट और वाटर यूज एफिशिएंसी में बहुत डिफरेंस होता है। रिक्वायरमेंट का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि मुझे जो है 1 बोतल पानी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब 1 बोतल पानी में मैंने क्या किया, मुंह भी धो दिया, नहा लिया, पी लिया, खा लिया, सब कुछ कर लिया। दूसरा मैंने क्या किया, एक पर्सन और है, वो बोला कि सर मुझे तो जो है आपका 2 बोतल पानी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन दोनों बोतल में वो कर क्या रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो केवल नहाया धोया, लेकिन उसने तो कपड़े भी धो लिए, बर्तन भी धो लिए, सारे काम कर लिए, तो उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट तो क्या पता ज्यादा थी, लेकिन यूज एफिशिएंसी भी उसकी क्या थी, ज्यादा थी। यूज एफिशिएंसी ज्यादा बेटा, क्योंकि उसने ज्यादा काम किए ना उस टाइम में, तो वही चीज है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसकी वाटर यूज एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन यहां पर मोस्टली जो ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट है उनकी वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है, लेस है, ठीक है। जैसे कि आपका राइस, 1 किलोग्राम राइस जब प्रोडक्शन करते हो तो 4 से 5,000 लीटर आपका वाटर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर मिलेट्स के लिए वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपको कम होती है, और यूज एफिशिएंसी की क्या होती है, ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपका यहां पर जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो क्या होगा, इसका ज्यादा होगा, लेकिन यहां पर वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होगा, आपका कम होगा। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट है यहां तक? अच्छा, इसके अलावा मिलेट्स के अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट काफी ज्यादा होता है, ये तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। न्यूट्रिएंट नहीं, मिनरल कंटेंट, क्योंकि इसमें आयरन आपका सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, रेदर देन इसमें नहीं होता इतना, पता है। फैट कंटेंट भी किसमें ज्यादा होता है, आपका मिलेट्स में ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू सीरियल्स के अंदर में, है ना। और आपकी एनर्जी भी कौन ज्यादा प्रोवाइड करवाता है, मिलेट्स देता है, लेकिन जितनी एनर्जी ये देता है उतनी ही एनर्जी इसको डाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा आपके पहले जो थे हमारे फार्मर जो होते थे वो ज्यादातर मिलेट्स यानी कि खिचड़ी वगैरह खाते होते थे, याद है आपको। लेकिन आजकल हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते इसको इतना। इसका रीजन, अब कुछ लोग बोलेंगे इसका टेस्ट नहीं आता, ये नहीं आता। देखो, टेस्ट एक अलग फैक्टर है, इसको खाने के बाद आपको वर्क भी उतना करना पड़ेगा। डाइजेशन के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको यहां पर वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, और जितना आपको वर्क करोगे तभी वो क्या हो पाएगा, डाइजेस्ट हो पाएगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो मिलेट्स होते हैं वो आफ्टर प्रोसेसिंग पेरिसेबल होते हैं। क्या होते हैं, पेरिसेबल। पेरिसेबल वो कमोडिटीज होती हैं वो जल्दी क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, और आपके मिलेट्स में ज्यादातर स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखो, कोई बहुत बड़ी मैंने कहानी नहीं बता दी, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज बताई, लेकिन क्या था, इंपॉर्टेंट था। क्या था, इंपॉर्टेंट था। और दूसरा, उसके बाद एक डिफरेंस आपका नॉर्मली जो आप पल्सेस और लेग्यूम में देखने को मिलता है, ठीक है। आप बोलते हो पल्सेस, देखो लेग्यूम वो प्लांट होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। क्या करते हैं, आपके नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। लेकिन लेग्यूम में अलग अलग टाइप के प्लांट आएंगे। पहला आपका ट्री। अब ट्री के अंदर आपने अकेसिया का नाम सुना है क्या, ये क्या है, लेग्यूम प्लांट है। लेकिन क्या इसकी दाल खा सकते हो आप लोग, नहीं खा सकते। ऐसा ही आपका यहां पर जो है वेजिटेबल, वेजिटेबल में आपका नाम क्या आ जाएगा, काओपी। सुना है इसके बारे में, काउपी क्या है, एक वेजिटेबल है, इसको आप लोग कंज्यूम करते हो, ठीक है। और नेक्स्ट यहां पर थर्ड में अगर हम बात करें तो आपका आ जाएगा क्या, पल्सेस। पल्सेस वो होते हैं जो दालों की फॉर्म में यूज किए जाते हैं, जैसे कि पी का आपका चिकपी, ये क्या है, आपके पल्सेस हैं। और लास्ट आपका फोर्थ वन यहां पर, इसके अंदर आपका आ जाएगा फोडर, नहीं फोर्थ नहीं, फिफ्थ भी होता है फोडर। फोडर में क्या आएगा, बरसीम, ल्यूसन, ये क्या है आपके फोडर। और नेक्स्ट में आपका क्या रहेगा, ग्रीन मैन्योर क्रॉप। ग्रीन मैन्योर में आपका क्या रहेगा, सनहेम्प या फिर ढांचा। ये हमारे क्या है, सारे के सारे लेग्यूम हैं, बट सारे के सारे क्या हैं, आपके पल्सेस नहीं हैं। है या नहीं है, नहीं है। और इनके अंदर आपका राइजोबियम बैक्टीरिया मेनली वर्क करता है, किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। करता है कि नहीं करता बेटा। और आपको पता होगा ये सिम्बायोटिक और आपकी डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएशन के बारे में आपने सुना होगा। अब बायो फर्टिलाइजर जब आप लोग पढ़ते हो, नॉर्मली आप लोग क्या पढ़ते हो, देखो यहाँ पर बायो फर्टिलाइजर हम लोग द्वारा पढ़ेंगे, मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ जिससे आपके माइंड में ये चीज़ क्लिक हो जाए, और आप लोग कभी अगर पढ़ो तो आपको ये चीज़ दिमाग में आ जाए, या फिर रिसेंट में अगर आपको कोई एग्जाम हो तो आपको हेल्प कर जाए। देखो बायो फर्टिलाइजर जो है वो आपके बायो मतलब लिविंग, और फर्टिलाइजर मतलब
जो न्यूट्रिएंट एडिशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी भी प्रकार से करे। तो यहां पर आपका राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरलम है, लेकिन राइजोबियम की अलग अलग स्पीसीज होती है, जैसे राइजोबियम मेलोटी, राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम, सुना है आपने? तो यहां पर ये अलग अलग स्पीसीज आपकी यहां पर वर्क करती हैं लेग्यूम स्पीसीज में, लेकिन इनको हम लोग बोलते हैं कि कोई सिम्बायोटिक एसोसिएशन में वर्क करेगा, कोई आपका एसोसिएटिव सिम्बायोटिक एसोसिएशन में वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन ये एसोसिएशन होता क्या है? कोई आपका फ्री लिविंग में वर्क करेगा। तो फ्री लिविंग में वर्क जो करता है वो कौन करता है? एजोटोबैक्टर। यहीं पर अगर हम बात करें तो आपका एक बैक्टीरिया यहां पर नाम है, ये आपका क्या है? फ्री लिविंग, एजोस्पाइरलम। ये आपका होता है एसोसिएटिव सिम्बायोटिक। क्या होता है आपका? एसोसिएटिव सिम्बायोटिक। और एक होता है आपका सिम्बायोटिक, और सिम्बायोटिक में नाम क्या आता है आपका? राइजोबियम, जो कि इसके अंदर आता है। देखो सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, ये वर्ड समझना बहुत अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने फ्रेंड के साथ रूम में रहते हो, ठीक है। तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे लिए रोज खाना बना के तुम्हें खिलाता है। तुम हर रोज शाम को उसको पढ़ाते हो क्योंकि वो पढ़ाई में क्या है? कमजोर है। क्या दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की या नहीं की? तो ये हमारा रिलेशन कैसा हुआ? सिम्बायोटिक। दूसरा, तुम लोग स्टडी कर रहे हो, तुमको पढ़ा कौन रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं। तुम लोग एक चीज चाहते हो कि भाई मेरे को और कोई ना पढ़ाए, मेरे को कहां पढ़ना है? यहीं पढ़ना है। कोचिंग और भी है बहुत सारी, लेकिन तुमने कहां पढ़ा? यहां पढ़ा। तो तुम किसके साथ एसोसिएटेड हो गए? मेरे साथ एसोसिएटेड हो गए। और दूसरा, मेरे से ही तुम पढ़ रहे हो और तुम मेरे को पैसे भी दे रहे हो। तो मेरे से पढ़ रहे हो तो क्या कर रहे हो? फायदा ले रहे हो। और मेरे को पैसा दे रहे हो तो मेरे को फायदा दे रहे हो। तो दोनों का सिम्बायोसिस भी हुआ, बेनिफिट भी हुआ, और दूसरा यहां पर एसोसिएशन भी क्रिएट हुआ कि आप मेरे साथ क्या हो? जुड़ गए हो। वही बात है, ये एजोस्पाइरलम बोलता है कि भाई साहब मैं सीरियल के साथ काम करूंगा केवल और केवल, लेकिन करूंगा क्या? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या करूंगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहां पर राइजोबियम जो है वो इनकी रूट के साथ एसोसिएशन में होता है, और इनकी रूट के अंदर आपके नोड्यूल प्रेजेंट होते हैं, और इन नोड्यूल के अंदर ये बैक्टीरिया आपका रहता है और प्लांट से फूड लेता है, और प्लांट को नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है? फिक्स करके प्रोवाइड करवाने का काम करता है। दिस इज नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। बट एजोस्पाइरलम है स्पेसिफिक एसोसिएशन विद सीरियल्स। समझ में आया या नहीं आया? बताओ जरा सब लोग भाई, यस और नो? जिंदा हो? शुक्र है। अब देखो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? डिफरेंस के बारे में, कि मिलेट्स क्या है, सीरियल्स क्या है। समझ में आ गया? इतना कोई बड़ी कहानी थी ये? नहीं थी। चलिए अब हमारी बात आती है कि हम एग्रोनॉमी से स्टार्ट कर रहे थे कि एग्रोनॉमी क्या है। देखो बेटा, नॉर्मली अगर हम बात करें तो नॉर्मली मैंने क्या बोला कि सोइंग से पहले ऑपरेशन से लेके आप जब आखिर में क्रॉप को हार्वेस्ट करके स्टोरेज तक कर लेते हो, मार्केटिंग तक कर लेते हो, तब तक हमारा क्या होता है? एग्रोनॉमी होता है। लेकिन किसके लिए? फील्ड क्रॉप के लिए। अब ये फील्ड क्रॉप में मैंने क्या बोला? सबसे पहले आप लोगों ने जैसे सोइंग कर लिया, सोइंग के बाद आप लोग क्या करते हो? आपकी क्रॉप वेजिटेटिव ग्रोथ करती है। वेजिटेटिव ग्रोथ के दौरान उसको वाटर रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, आप उसको न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में, मैन्योर की फॉर्म में क्या करते हो? प्रोवाइड करवाते हो। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट एक चीज और आती है जिसके अंदर हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोला आपका? इरिगेशन, यानी कि इसको हम इनपुट लिख लेते हैं डायरेक्टली। सीड के बाद सेकंड आपकी सारी की सारी क्या है? इनपुट है, चाहे उसमें इरिगेशन है, चाहे आपका फर्टिलाइजर है, चाहे कुछ भी है। उसके बाद पेस्टिसाइड, यानी कि अगर पेस्ट ने अटैक कर दिया तो पेस्टिसाइड है, और आपका इंसेक्ट ने अटैक कर दिया तो इंसेक्टिसाइड है। और आपका अगर वहां पर इन बिटवीन एप्लीकेशन करनी है फर्टिलाइजर की, तो आप लोग वहां पर क्या कर सकते हो? इन बिटवीन एप्लीकेशन भी कर सकते हो। किसकी? फर्टिलाइजर्स की। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? क्या करते हैं उसको? इंटर कल्टीवेशन, या फिर हम उसके अंदर बोल सकते हैं कि आपका फर्टिगेशन प्रोसेस भी। और फर्टिगेशन, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग नॉर्मली जब पढ़ते हो तो फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजर के साथ क्या करना? इरिगेशन करना। फर्टिलाइजर के साथ क्या करना? इरिगेशन करना। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी रिसेंट एक एग्जाम हुआ था राजस्थान में डब्ल्यूओ का। उस एग्जाम में पूछा गया था कि आपका ड्रिप इरिगेशन के साथ जो फर्टिगेशन होता है, या ड्रिप जो फर्टिगेशन होता है, उससे एसोसिएटेड टर्म का नाम बताइए। ठीक है, तो उसके अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ था। अब ड्रिप के साथ जब फर्टिगेशन करते हो आप लोग, तो फर्टिगेशन की टर्म को वहां पर वेंचुरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका? वेंचुरी। अब ये बात किसी को पता नहीं थी, तो सारे के सारे क्या थे? मेरे जैसे थे।
तो बोले सर ये तो नई टर्म आ गई, लेकिन टर्म क्या थी, वो वही थी। समझ में आ गया? तो इन स्पेशल टर्म के ऊपर जरूर पढ़ा करो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं आपका ना, पर्ल मिलेट को आप लोग बोलते हो कुंबू, ठीक है, ये वर्ड बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है, लेकिन ये वर्ड कुंबू आ गया क्यों? क्योंकि तमिलनाडु के नोट से कोई नोट से कोई पेपर बना हुआ होगा, कोई तमिलनाडु वाले ने बनाया होगा। अब डेफिनेटली तमिलनाडु में उसको क्या बोलते हैं, कुंबू। तो आंसर क्या आ गया कि वहां पर कि कुंबू के अंदर आपका पता नहीं सीड रेट पूछा था, पता नहीं क्या पूछा था, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ था। उसी प्रकार से आपका आईसीआर के नेट एग्रोनॉमी का एक पेपर था, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्यू क्रॉप कौन सी होती है। अब बताओ कौन सी होती है? एग्रोनॉमी क्रॉप के नोट्स हैं आपके पास? है? पढ़कर देखना किसको बोलते हैं। मोठ बीन को, मोठ बीन पल्स क्रॉप है एक, ठीक है। तो यही चीज है, यही तुम्हें क्या करना है, अलग से पढ़ना है। इसके लिए अब देखो, हो सकता है मेरे को वो क्लास में याद आए ना आए बताना, लेकिन आपके नोट्स में वो चीज क्या है, अवेलेबल है। अगर कभी किसी क्रॉप का सेकंड नाम ना बोला जाए तो आप उसको क्या कर लोगे, वहां से पढ़ लोगे, पढ़ लोगे, ठीक है। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। अब सिस्टम है, इसको जिंजली भी बोलते हैं, पता है आपको? अब ये जिंजली वर्ड पता नहीं आधे लोगों को पता नहीं होता। वो बोलते हैं सर ये जो जी का जंजाली है, जी जिंजली तो पता नहीं है या नहीं है, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, ये समस्या हो जाएगी। तो वो लोग आप क्या करते हो, स्टडी वहां से, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एग्रोनॉमी में इनपुट कॉस्ट, उसके बाद आपका क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टिंग के बाद आपका स्टोरेज। तो अलग अलग क्रॉप के लिए ये प्रोसेस रहेगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको एक चार्ट के लिए बोला हुआ है, वो चार्ट आई थिंक सो कल बच्चे बोल रहे थे कि सर अकाउंट में नहीं है। अगर नहीं है तो वो अकाउंट में आपके आ जाएगा, लेकिन मिसलेनियस नोट्स के अंदर ही ऐड होगा वो, ठीक है। तो उसके अंदर आपको वो कहाँ पे है, वो एग्रोनॉमी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लेना, जहां पर भी वो प्रेजेंट है, एग्रोनॉमी में प्रेजेंट है, तो उसको वहां से पढ़ लीजिए। चलो कहीं भी है, अवेलेबल है ना, बस ये एक इंपॉर्टेंट है, कहीं भी है अगर अवेलेबल है तो बस पढ़ लेना उसको, वो चार्ट बना लेना। कितनी तारीख का टाइम दिया आपको, 1, पूरी रिकॉर्डिंग